गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महिला महाविद्यालय। अपन ईएफएम पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। और जो पेपर चलता है लगातार मैं आपको बता रहा हूँ भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था का, उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल बाय द रिजर्व बैंक। देखिए, साख का नियमन और नियंत्रण करने का कार्य किसका काम है? आरबीआई का, रिजर्व बैंक का। और इसे ही बहुत सारे विद्वान महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं। और जो रिजर्व बैंक का बेस काम होता है, बेस काम ही होता है साख को कंट्रोल करना। केंद्रीय बैंक की सफलता या असफलता सिर्फ इस पर निर्भर करती है कि वो अपनी साख को किस प्रकार नियंत्रण करता है। अब निकल के आता है कि रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली बात है, साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्यों में मूल्य स्थायित्व है। साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य आंतरिक मूल्य में स्थायित्व रखना है। जैसा कि अपन को पता है कि रिजर्व बैंक नोट का निर्माण करता है और व्यापारिक बैंक साख सृजन कार्य करते हैं। तो रिजर्व बैंक में जो 2 रुपए का से लेकर, आपको पता है, जानकारी है, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, है ना, 1000, और पिछले थोड़े दिन पहले तक 2000 रुपये तक नोट निर्माण कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान रखता है कि जो नोट निर्माण है और साख सर्जन है उसकी कुल पूर्ति कितनी है। कुल पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम या अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कम है तो भी अस्थिरता उत्पन्न होगी, अगर ज्यादा है तो भी अस्थिरता उत्पन्न होगी। अतः मुख्य काम यही होता है कि वो अपना मूल्य का स्थायित्व कैसे रखे। मूल्य का प्रसार, मुद्रा का प्रसार होने से मूल्य स्तर बढ़ने लगता है। इसके विपरीत अगर मुद्रा की कुल पूर्ति मांग से कम होने पर मुद्रा संकुचन के कारण मूल्य स्तर गिरने लगता है। दोनों ही व्यवस्थाएं हैं मुद्रास्फीति की, वो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। तो इसका ध्यान रखने के लिए आरबीआई मूल्यों में स्थायित्व रखता है। विनिमय दर में स्थिरता, दूसरा पॉइंट है विनिमय दर में स्थिरता। साख नियंत्रण का एक उद्देश्य विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता लाना भी है, क्योंकि विनिमय दरों में अस्थिरता एवं अनिश्चितता से व्यापार, कौन सा व्यापार? विदेशी व्यापार, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उस पर। तो विनिमय दरों को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करता है। और विनिमय दर स्थिर रहती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और विनिमय दरों में स्थिरता के लिए आंतरिक मूल्यों को भी हमको कंट्रोल रखना होगा। तीसरी बात, आय व रोजगार के उच्च स्तर को बनाए रखना। साख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आय व रोजगार के आय स्तर को बनाए रखना भी आवश्यक है। आधुनिक युग में अधिकांश शास्त्री इस विचारधारा के समर्थक हैं कि साख नियंत्रण का उद्देश्य व्यापार चक्रों को नियंत्रित कर अर्थव्यवस्था को आय व रोजगार के स्तर को बनाए रखना चाहिए। अगली पॉइंट है आर्थिक नियोजन की सफलता। किसी भी देश के जो विकास के लिए आर्थिक नियोजन अपनाया जा रहा है वो रिजर्व बैंक की नीतियों पर भी निर्भर करता है। क्योंकि रिजर्व बैंक क्या करेगा? मौद्रिक और साख का नियंत्रण करेगा, और साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक नियोजन की सफलता बनाना होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि विकासशील देशों में पूंजी की कमी होती है, आर्थिक विकास में बाधाएं होती हैं, तो सारी पूंजी निर्माण करके उसको प्रोत्साहित करता है रिजर्व बैंक, जिससे कि देश का आर्थिक विकास हो सके। अगली बात है ऋण प्रबंधन। विकासशील देशों को अपने विकास कार्यों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। सभी को आवश्यकता होती है धन की, अपन को पता है। वित्त प्राप्ति का एक साधन सार्वजनिक ऋण भी है।
मौद्रिक नीति का उद्देश्य ऋण प्रबंधन करना भी होता है। केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था करता है। ऐसा करते समय मूल्य स्थायित्व एवं लागत को कम से कम करने का उद्देश्य रखता है। ऋण प्रबंधन में सार्वजनिक ऋणों की मात्रा बढ़ाने, उनकी लागत को कम करने की नीति अपनाई जाती है ताकि ऋणों का भार न पड़े। अगला पॉइंट है देश की रक्षा के लिए प्रत्येक सरकार को अपने देश की रक्षा का दायित्व वहन करना होता है। आधुनिक युग में देश की रक्षा पर अत्यधिक व्यय हो रहा है क्योंकि युद्ध में आधुनिक शास्त्रों का प्रयोग किया जाता है जो कि अत्यधिक खर्चीले होते हैं। देश की मौद्रिक एवं साख नीति में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के लिए रक्षा के लिए जो व्यय किया गया है वह सही हो। साख के विस्तार द्वारा युद्ध के व्ययों की पूर्ति के लिए धन जुटाना संभव होता है। अगली बात करते हैं साख नियंत्रण की कौन कौन सी रीतियां हैं। देखिए, केंद्रीय बैंक मुख्य रूप से दो प्रकार से साख नियंत्रण की रीति अपनाता है। उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली है परिमाणात्मक विधियां और दूसरी होती है गुणात्मक रीतियां। परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटिव मेथड। इन रीतियों में उन रीतियों को शामिल किया जाता है जो साख की मात्रा व लागत पर, ध्यान दीजिए, परिमाणात्मक मतलब मात्रा व लागत पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। अगली बात कर रहा था मैं गुणात्मक रीतियां, क्वांटिटिव मेथड। इन रीतियों में उनको शामिल किया जाता है जो साख के प्रयोग व व्यवहार को नियंत्रित करती है। तो देखिए, परिमाणात्मक विधियां या रीतियां हैं जो निम्न प्रकार की है। एक तो होती है बैंक दर। क्या होती है? बैंक दर। दूसरा होता है खुले बाजार की क्रियाएं। तीसरी होती है पारलक्षित नगद कोषानुपात में परिवर्तन। चौथा होता है तरल कोषानुपात में परिवर्तन। और गुणात्मक रीतियों की बात करते हैं हम तो उसके अंदर होता है चयनित या प्रत्यक्ष साख नियंत्रण। इसके अंतर्गत दूसरा होता है साख का समभजन और तीसरा होता है प्रचार। नैतिक अन्वय, चौथा प्रत्यक्ष कार्रवाई। इस प्रकार से रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण की नीतियां अपनाई जाती है। मैं अभी आपको सिर्फ एक बताने का प्रयास करता हूं, अगले चैप्टर में अगले बताऊंगा मैं आपको। देखिए, परिमाणात्मक रीतियां या विधियों के अंतर बैंक दर। देखो, बैंक दर का तात्पर्य ये होता है, देखो आप एक होता है बैंक ब्याज दर और यह है बैंक दर, बैंक रेट्स। डिफरेंस समझिए, जो इंटरेस्ट रेट है आप उसको इंटरेस्ट रेट को बैंक रेट कर जाते हैं जनरली, पर बैंक रेट अलग होती है। इंटरेस्ट रेट तो वो होता है जिस पर कि हम पैसा जमा कराते हैं और पैसे के बदले में बैंक हमको ब्याज देता है, वो बैंक दर होती है। मैं बोल रहा हूँ ब्याज दर होती है, मैं बोल रहा हूँ बैंक दर। जो जिस पैसे को हम बैंक में जमा कराते हैं उसके बदले में जो इंटरेस्ट मिलता है हमें, उससे बोले ब्याज दर। और मैं बात कर रहा हूँ आपको बैंक दर। बैंक दर क्या होता है, देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए। बैंक दर का तात्पर्य ब्याज की उस दर से है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक अपने यहाँ के व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी के बिलों एवं स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण देता है और उन्हें पुनः बनाने की सुविधा देता है। इस बैंक दर को बट्टा दर, कटौती दर भी कहते हैं। सीधी सी बात यह हुआ कि रिजर्व बैंक जिस रेट पर बैंकों को पैसा देता है, व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक दे रहा है। यहाँ रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी के बिलों एवं स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। बैंक ऋण दे रहा है रिजर्व बैंक, किस पे देगा? वो प्रथम श्रेणी के बिलों पर और स्वीकृत प्रतिभूतियों पर। तो उसे हम बैंक दर या कटौती दर भी कहते हैं। कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी राय के कारण बताया है कि बैंक दर की परिभाषाएं दी है। वो बताया है कि बैंक, जैसे शेयर्स है, शेयर्स नाम के जो विद्वान है वो बोलते हैं कि बैंक दर वह ब्याज दर है जो केंद्रीय बैंक को द्वारा बिलों को पुनर्बट्टा करने या अग्रिमों पर ली जाती है।
किन्स बोलते हैं, बड़े अर्थशास्त्री किन्स बोलते हैं ये ब्याज की वह प्रभावी दर है जो बाजार में ऋण लेने तथा ऋण देने के लिए प्रचलित होती है। स्पाल्डिंग के अनुसार बैंक दर वह न्यूनतम ब्याज दर है जो केंद्रीय बैंक द्वारा स्वीकृत प्रतिभूतियों का पुनर्भट्टा करने पर ली जाती है। यानी कि निष्कर्ष रूप में निकल के आ रहा है कि रिजर्व बैंक द्वारा जो बैंकों को ऋण दिया जाता है, ऋण दिया जाता है किस पर? स्वीकृत प्रतिभूतियों पर, उसे हम बैंक दर कहते हैं। बैंक दर व बाजार दर में अंतर आता है। बाजार दर वह दर होती है जिस पर व्यापारिक गृह, बट्टा गृह तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं स्वीकृत बिलों, हुंडियों एवं प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण एवं अग्रिम देते हैं, जबकि बैंक दर केंद्रीय बैंक की पुनः बट्टा दर होती है। बैंक दर में देखिए, इससे बैंक दर से बड़ी बड़ी चीजें आती है। और इस बैंक दर के आधार पर मुद्रा का प्रसार एवं कमी होती है। मान लीजिए अगर बैंक दर ज्यादा है, रिजर्व बैंक ने जो बैंकों को पैसा दिया उसकी दर ज्यादा है, तो जो बैंक होंगे वो क्या करेंगे? वो अपने यहाँ जो ग्राहकों को पैसा देंगे ना, वो भी ऊंची ब्याज दर पर देंगे, तो उससे साख की मात्रा कम हो जाएगी। अगर बैंक दर कम होगी यानी रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को कम ब्याज दर पर पैसा देंगे, तो बैंक भी अपने व्यापार, अपने जो उपभोक्ता है, अपने जो ग्राहक हैं, उनको कम ब्याज दर पर पैसा देगा। तो कम ब्याज दर पर पैसा देगा तो ज़्यादा लोग पैसा लेंगे, तो उस समय मुद्रास्फीति ज़्यादा हो जाएगी, मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको समझ गया बैंक दर किस तरह से हमारे प्रभावित करती है। ये रोजगार, उत्पादन आदि में बहुत योगदान देती है। बैंक दर में वृद्धि के कारण, देखो बैंक दर में जो वृद्धि होती है उसके प्रमुख कारण है अन्य देशों द्वारा बैंक दर में वृद्धि करना, विनिमय दर में सुधार, स्वर्ण कोषों की रक्षा करना, सट्टे पर रोक, मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण आदि होता है। उसके कारण हमारी बैंक दर बढ़ जाती है। और बैंक दर में कमी क्यों आती है? उसका मुख्य कारण है मुद्रा संकुचन की स्थिति से मुक्ति, विदेशी पूंजी के आयात को रोकने के लिए, मुद्रा की मांग में वृद्धि करने के लिए, इससे हम बैंक दर में कमी के कारण इनको मानते हैं। देखिए बैंक दर में परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव होते हैं। साख की मांग पर प्रभाव। बैंक दर साख की मांग को प्रभावित करती है। जब बैंक दर बढ़ा दी जाती है तो ऋण महंगे हो जाते हैं, जिससे साख की मांग में कमी हो जाती है। इसके विपरीत अगर बैंक दर कम हो जाने पर ऋणों की मांग बढ़ जाती है और साख का प्रसार होने लगता है। बैंक दर में परिवर्तन का कारण है साख की मांग में प्रभाव पड़ जाता है। दूसरा, मूल्य स्तर पर प्रभाव। बैंक दर मूल्य स्तर को भी प्रभावित करती है। बैंक दर में कमी होने पर साख की मांग बढ़ जाती है, जिससे उत्पादन, विनियोग और रोजगार बढ़ जाता है। इससे लागत व मूल्य भी बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बैंक दर बढ़ने पर मूल्य स्तर कम हो जाता है। पूंजी प्रभाव पर प्रभाव। बैंक दर में वृद्धि से बाजार में ब्याज दरें बढ़ जाती है, जिससे अधिक ब्याज के लालच में विदेशी पूंजी देश में आने लगती है। इसके विपरीत बैंक दर में कमी से ब्याज दरों में कमी आने लगती है। फलस्वरूप स्वदेशी पूंजी का निर्यात होने लगता है। और बैंक दर में परिवर्तन से विनिमय दर भी प्रभावित होता है। कैसे? बैंक दर में वृद्धि से भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता दूर हो जाती है, जिससे विनिमय दर देश के अनुकूल होने लगती है। बैंक दर में वृद्धि से विदेशी पूंजी आने लगती है। साख की मांग घटने से मूल्य स्तर गिरने लगता है, जिससे निर्यात बढ़ते हैं एवं आयात कम होने लगते हैं। इससे मुद्रा दर अनुकूल हो जाती है और बैंक दर में कमी से विनिमय दर देश की प्रतिकूल हो जाती है। अब बात करते हैं बैंक दर की सीमाएं कौन कौन सी है। बैंक दर की सफलता के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में लचीलापन। बैंक दर तभी सफल होगी जबकि
इसमें परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन, रोजगार, कीमत, व्यापार मूल्य स्तर व बाजार दरों में भी परिवर्तन हो। यदि बैंक दर में परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो बैंक दर नीति सफल नहीं होगी। दूसरी, ब्याज दरों में परिवर्तन। बैंक दर की सफलता के लिए आवश्यक है कि बैंक दर में परिवर्तन से बाजार ब्याज दर भी परिवर्तित हो। बैंक दर व बाजार दर में एक ही दिशा में परिवर्तन होना आवश्यक है। तीसरा, विकसित मुद्रा बाजार। बैंक दर की सफलता के लिए आवश्यक है कि मुद्रा बाजार व बिल बाजार भी विकसित होना चाहिए और संगठित होना चाहिए। केंद्रीय बैंक तभी इन पर नियंत्रण रख सकेगा जब असंगठित मुद्रा बाजार पर बैंक दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम बैंक दर के महत्व में कमी के प्रमुख कारण बात करें तो अर्थव्यवस्था का लचीलापन का अभाव पाया जाएगा तो नहीं बढ़ेगी। केंद्रीय बैंक पर निर्भरता में कमी होगी तो भी बैंक दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नगद साख और अधिक विकल्प अधिक उपयोग किए जाएंगे तो भी नहीं होगा। संपत्ति की तरलता अधिक होगी तो भी नहीं होगा प्रभाव। अगर साख नियंत्रण की अन्य नीतियां प्रभावशाली है तो बैंक दर नीति का बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। संपत्ति तरल है तो भी प्रभाव कम पड़ेगा। व्यापारिक बैंकों द्वारा जमाओं पर अधिक ब्याज लिया जा रहा है तो भी बैंक दर का प्रभाव कम पड़ेगा। तो उपरोक्त सभी विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आधुनिक युग में साख नियंत्रण की विधि के रूप में बैंक दर अधिक प्रभावशाली है, लेकिन वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हो रही है। किंतु रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यकता होने पर बैंक दर का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।